गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को प्रोजेक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। प्रोजेक्शन में एक शब्द होता है, प्रोजेक्शन से एक शब्द निकलता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर के में जो है हम लोग कोई भी फिगर को किसी भी डिस्टेंस में लाइट उस पर जब फोकस करते हैं और उस फिगर को उस लाइट के फोकस के माध्यम से किसी भी पर्दे पे, किसी भी बोर्ड पे जो हम शो करते हैं उस फिगर को, उसको कहते हैं, वो होता है प्रोजेक्टर। तो पहले का जो सिनेमा घर में जो मूवी होता था तो वो प्रोजेक्टर के माध्यम से ही मूवी दिखाया जाता था। तो इसी प्रोजेक्टर से ही प्रोजेक्शन शब्द का निर्माण हुआ है। प्रोजेक्शन जो है उसमें एक और खास चीज होता है, उसमें होता है ब्लू ग्रिड। ब्लू ग्रिड दैट मीन्स लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का एक हम नेट बनाते हैं। ये जो इमेजिनरी नेट होता है, ये ओरिजिनल नेट नहीं होते हैं, कहीं जमीन पे ये बिछे हुए नहीं है। तो ये ओरिजिनल ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का जो नेट बनाते हैं वो इस प्रोजेक्शन में हम लोग इसी ब्लू ग्रिड के माध्यम से पूरे ग्लोब पर जो बने हुए मैप हैं, मानचित्र हैं, ये जो फिगर है उसको हम लोग अपने मैप में बनाते हैं। तो प्रोजेक्शन में जो है हम लोग लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स एक होते हैं, उसका एक नेट होता है, और दूसरा होता है जो प्रोजेक्टर में हमने बताया कि एक लाइट फोकस्ड होता है एक तरफ से, एक किनारे से, और उस किसी भी फिगर को हम उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के नेट पे स्थापित कर देते हैं। यही होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में जो बेसिकली जो इसका हम लोग डेफिनेशन आपको लिखवा देंगे। हम लोग इसमें जब आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर प्रोजेक्शन में, तो प्रोजेक्शन में प्रक्षेप शब्द का अर्थ लिखेंगे, प्रोजेक्शन होता क्या है वो लिखेंगे। फिर हम लोग एक दो ज्योग्राफर्स का या साइंटिस्ट का एक डिफिनेशन लिखेंगे, स्पेशली इसमें इरविन रेज का डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो प्रोजेक्शन में हम लोग बेसिकली जो है समझ में आ गया कि प्रोजेक्शन होता क्या है। नेट होता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स का, और साथ में इसमें एक लाइट का यूज होता है जिसके माध्यम से हम, ये दोनों चीजें होती हैं प्रोजेक्शन में, इसके माध्यम से हम कोई भी मैप बनाते हैं। प्रोजेक्शन के लिए में जो है हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ये पता है आपको कि ग्लोब एक सर्कल शेप में होता है और मैप क्या है, एक फ्लैट पेपर है। तो ग्लोब जो होता है वो चारों तरफ से हम एक साथ इसको देख नहीं सकते, ठीक है। हमको प्रोजेक्शन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम उसी भू ग्रिड को, उसी जो पूरे ग्लोब पे जो नेट है उसको हम प्लेन पेपर पे हमको उसको बनाना है, ताकि जैसा ग्लोब में फिगर है वैसा ही फिगर हम प्लेन पेपर पे दिखा सकें। जिस वजह से प्रोजेक्शन का आविष्कार हुआ, निर्माण हुआ, ताकि हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, उसका लेंथ है ना, उसका जो डिस्टेंस है आपस में दूसरे का, वो ग्लोब पे बदलते जाता है। इस वजह से हम लोग प्रोजेक्शन का जो है ना शुरुआत हुआ मैप बनाने में, ताकि एक्यूरेसी रह सके, ठीक है। क्योंकि फ्लैट पेपर में क्या होता है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स जो हैं वो क्या होते हैं, सेम साइज के सेम डिस्टेंस में होते हैं, बट ग्लोब में ओरिजिनली क्या होता है कि वो अलग अलग होता है। प्लस साथ में जो है मैप की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम लोग किसी भी ग्लोब को एक जगह से दूसरे जगह नहीं लेके जा सकते हैं। बहुत गोल शेप में होता है, बॉक्स शेप में है वो, तो एक जगह दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं। प्लस ग्लोब को जो है बनाने में भी बहुत खर्च होता है। आप एक देखो कि मैप का किताब खरीदो और एक एटलस कर दो या फिर आप एक ग्लोब कर दो, हमेशा ग्लोब कॉस्टली होता है। तो हमेशा इस जो है वो प्लेन पेपर पे जो बना होता है वो मैप, वो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। अब हम लोग प्रक्षेपण पढ़ने के लिए, प्रोजेक्शन पढ़ने के लिए कुछ कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है हमको। जैसे हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ब्लू ग्रिड क्या होता है, साथ में उसमें कई से टर्म्स हैं, गोल है, जोन है ना, तो इन स्केल है। प्रोजेक्शन बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इन सारे का हमको बेसिक नॉलेज चाहिए बेसिकली। तो आपको पता होगा कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, है ना। जनरली हम क्या कहते हैं कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो पैरेलल टू इक्वेटर होते हैं। पैरेलल टू इक्वेटर जो होते हैं वो क्या हो गए, लैटिट्यूड्स हो गए। और जो नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाता है वो क्या होता है, वो होता है लॉन्गिट्यूड्स। और सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो एक दूसरे को मिलाते हैं,
ठीक है। तो आखिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, हम ये जानते हैं, लेकिन ये हर का डिग्री होता है, पता है 0 डिग्री होता है इक्वेटर का, और जैसे धीरे धीरे जाते हैं वो 90 डिग्री होता है, साउथ में 90 डिग्री होता है, प्लस लॉन्गिट्यूड्स हमारे कितने होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स हमारे टोटल कितने होते हैं 360। ये आपको पता होगा कि लैटिट्यूड जो होते हैं वो कितने होते हैं 180, लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं 360, ये आपको पता है। तो लैटिट्यूड्स के 180 क्यों होते हैं, वो यहाँ से जाकर के यहाँ कितने डिग्री है 90 लाइन्स होते हैं, ये यहाँ से जाकर के साउथ में 90 लाइन्स होते हैं, टोटल कितने हो गए 180। और ये जो एक होता है इक्वेटर या फिर जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो एक पूरे एक सर्कल होता है, एक ग्लोब के चारों तरफ से एक सर्कल, चारों तरफ घुमाया हुआ एक सर्कल होता है। बट लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, वो हाफ होता है, ग्लोब का हाफ होता है, इसलिए वो 180 होते हैं। एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं 360 डिग्री होते हैं, तो पूरे के पूरे कितने होंगे, लेंथ जो होंगे वो लॉन्गिट्यूड्स के 360 लाइन्स होते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में हमारा जो ये जो पार्ट है, नॉर्थ पार्ट जो है और साउथ पार्ट है वो थोड़ा फ्लैट है, थोड़ा सा वो फ्लैट है, जिसकी वजह से इसका जो लेंथ होता है वो थोड़ा अलग होता है। ये जो लेंथ है इससे 21.5 किलोमीटर जो होता है वो नॉर्थ से साउथ का जो लेंथ होता है वो कम होता है। तो टोटल होता कितना है, टोटल होता है 12,775। ये जो लैटिट्यूड्स के जो लेंथ होते हैं 12,757 किलोमीटर होते हैं, और इसमें आप माइनस कर लो इसको 21 किलोमीटर को, तो ये आपके हो जाते हैं 12,714। ये कितने होते हैं 12,714 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई जो होती है वो कितना किलोमीटर को कम होता है इक्वेटर से 21.5 किलोमीटर। कारण क्या है कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो क्या है फ्लैट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स तो हम बता दिए, लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स अगर कभी निकालना हो वो उसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का, हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स कैसे निकालते हैं। हम लोग अभी तक तो पढ़े कि ठीक है लैटिट्यूड्स होते हैं लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, बट इसको हम लोग कोई भी स्थान, कोई भी एक एरिया, ऐसा एरिया जो कहीं पे भी हो, ठीक है, कहीं पे भी हम मार्क कर सकते हैं, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस जगह का हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स कैसे निकालेंगे। तो जो हम लोग लैटिट्यूड्स निकालते हैं उसका एक बेस हमारा होता है, वो होता है 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी यहाँ पे प्लेस है, मान लो ये प्लेस है, जिसको कि हमको दिखाना है कि ये वाला प्लेस पे जो ये लैटिट्यूड्स होंगे वो उसका डिग्री कितना होगा, कितना डिग्री का होगा, इसका कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग सिंपली जो है दो चीज़ें होती है, प्राइम मेरिडियन होता है, वैसे ही लैटिट्यूड में 0 डिग्री होता है, हम सीधे स्ट्रेट एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है वो बेसिकली जो है इंटरनल अर्थ का जो लेंथ है वो ना वो है, ठीक है, एक बाहरी कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब हम ये जो पॉइंट है इस पे कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड्स तो जरूर गुजरेंगे, यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड्स गुजर रहा है, ठीक है, ये भी लॉन्गिट्यूड्स हमको नहीं पता है कि वो कितने डिग्री का, बट वो वहाँ से गुजर रहा है एक लॉन्गिट्यूड्स, हर पॉइंट से लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स गुजरेंगे ही, क्योंकि पूरे अर्थ को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से नेट से बिछा दिया गया जाल इसका, तो ये भी हो गया। अब हमारा ये जहाँ पे कट हुआ है 0 डिग्री के पास में, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड जहाँ पे कट हो रहा है उस लॉन्गिट्यूड्स को हम इस जो सीधे हम लोगों ने एक लाइन खींचा था इस पे ये लाइन मिला देते हैं, फिर ये इसका एंगल हम लोग निकाल देते हैं कि वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वहाँ पे उस साइड में, और ये जितने डिग्री का एंगल बनेगा वो इस जगह का, मान लो 30 डिग्री एंगल निकल रहा है, तो इस लैटिट्यूड्स का इसका वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस ढंग से हम किसी भी जगह का कोई भी पॉइंट हमको दे दिया जाए और हमको उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता है तो वो हम निकाल सकते हैं। दूसरा है कि लॉन्गिट्यूड्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स निकालने के लिए एक ना कोई प्राइम मेरिडियन होगा आपका, मान लो प्राइम मेरिडियन ये है, ठीक है 0 डिग्री, ठीक है,
ये प्राइम मेरिडियन है। अब हम लोग मान लो कि ये प्लेस है, ये प्लेस है, इस प्लेस का हमको लॉन्गिट्यूड पता करना है। ये लॉन्गिट्यूड हमको नहीं पता है कि वो कितना है, तो अभी हम क्या करेंगे कि इस वाले जो है ना, ये जो एंगल बना है वैसे ही हम लोग इस इक्वेटर से इस जगह पे एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन बेस लेंगे इसका, क्योंकि जैसे हम लोगों ने लैटिट्यूड्स के लिए ये जो हम लोगों ने इक्वेटर को बेस बनाया था 0 डिग्री को, वैसे ही किसी भी प्लेस के जो लॉन्गिट्यूड्स उसको पता करने के लिए हम प्राइम मेरिडियन का बेस बनाएंगे। प्राइम मेरिडियन को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है। प्राइम मेरिडियन से हम उस सेंटर को मिला देंगे और फिर दूसरा वाला जो हमारा जो है जो लॉन्गिट्यूड्स है इसको भी हम उस सेंटर से मिला देंगे। इसके बीच का जो ये एंगल बनेगा वो हो जाएगा इस वाले लॉन्गिट्यूड्स का वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना है, मान लीजिए 85 है, 85 डिग्री है, तो इस लॉन्गिट्यूड्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 85 डिग्री। अब आप एक और चीज देखोगे कि ये लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन है, इसके किस डायरेक्शन में है, वेस्ट है कि वो ईस्ट है, तो ये वेस्ट साइड पे दिख रहा है, तो ये 80 डिग्री वेस्ट होगा। ठीक है, इसमें एक खास बात है, इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं। अब 30 डिग्री जैसे ही हम लोग लैटिट्यूड्स निकाले, तो ये किस हेमिस्फीयर में, 0 डिग्री के नॉर्थ में है, तो ये क्या हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये नॉर्थ है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये क्या हो गया ये 85 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स है। तो इसी तरह से हम लोग वेस्ट और इस डायरेक्शन आप लोगों को पता ही होगा कि 0 डिग्री से ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, 0 डिग्री से नीचे वाले को कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर, और ये जो है प्राइम मेरिडियन के वेस्ट को क्या बोलेंगे, ये पूरे के पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे वेस्ट हेमिस्फीयर, और ये पूरे के पूरे इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे ईस्ट हेमिस्फीयर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी प्लेस अगर होता है तो हम लोग कभी भी उसको जब इंडिकेट करते हैं तो एक साथ नहीं बोलते, एक साथ इन द सेंस कि उसमें एंड जरूर लगाते हैं। जैसे मान लो इंडिया का पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया का पोजीशन क्या है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है वो, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और प्लस कहाँ है ईस्ट हेमिस्फीयर में। इंडिया हमारा कहाँ है ईस्ट हेमिस्फीयर। इंडिया का लोकेशन बोलना होगा तो ये नहीं बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ये कभी नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। ये एक बोलने का तरीका है क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, फिर साउथ हेमिस्फीयर, ये वेस्ट हेमिस्फीयर में है, एक साथ नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को पता चल गया बेसिक चीज कि नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है कोई कहीं का भी हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स अपने से निकाल सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी है, तभी पढ़ने में मजा आता है, अदरवाइज तो सब जान रहे हैं कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जब मिलाते हैं तो वो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और पैरेलल टू इक्वेटर लैटिट्यूड्स होते हैं, बट जब बेसिक कंसेप्ट होता है हमारे पास में ना तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो हैं उसमें सबसे लैटिट्यूड्स का जो मेरिट है वो क्या क्या है, मेरिट इन द सेंस की उसकी जो क्वालिटी है वो क्या क्या है लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स जो है वो सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल होता है, क्या होता है ग्रेट सर्कल होता है, इससे बड़ा कोई सर्कल पूरे ग्लोब पे नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, और ये जो है जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ जाता है वो क्या होता है साइज इसका छोटा होते जाता है, और जाकर के नॉर्थ पोल पे क्या होता है ये 0 डिग्री बन जाता है, साउथ पोल पे भी ये 0 एक पॉइंट के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो इक्वेटर क्या होते हैं पैरेलल टू लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो पैरेलल टू इक्वेटर होते हैं, और इसका साइज नॉर्थ की तरफ जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे इसका साइज छोटा होते जाता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज है आपको कि ये जो डिस्टेंस है दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे नॉर्थ जाएंगे ना वो डिस्टेंस बढ़ते जाता है। कारण क्या है इसका, कारण ये है कि नॉर्थ पोल जो है वो क्या है फ्लैट है, नॉर्थ पोल फ्लैट है, इस वजह से जैसे इक्वेटर के पास में 111.2 है ना ये किलोमीटर डिस्टेंस है, 111.2 डिग्री इसका डिस्टेंस है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं इसका डिस्टेंस कम होते जाता है, 110 हो जाता है। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या होते जाता है यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, एक्यूरेसी जरूरी है ना, इसलिए
110.5 नहीं दिख रहा ठीक से, 110.569 किलोमीटर होता है। कहाँ पे? इक्वेटर के पास में। दो लैटिट्यूड्स के बीच में, 1 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में जो होता है इक्वेटर के पास में, ये डिस्टेंस होता है। बट नॉर्थ पोल के पास जैसे जैसे जाता है इसका डिस्टेंस बढ़ते जाता है। वो कितना हो जाता है? 111.700 किलोमीटर हो जाता है। आप अंतर देख रहे हो, लगभग एक, है ना, 1 किलोमीटर का फर्क हो जाता है। इक्वेटर के पास में 110.569 होता है और वही पोलर रीजन के पास जाता है तो इसके बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है? वो बढ़ते जाता है। ठीक है ना। और ये एक और खास बात है कि जितने भी लैटिट्यूड्स और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, वो सब के सब 90 डिग्री बनाते हैं एंगल। जैसे यहाँ पे देखोगे, कोई भी यहाँ पे होगा तो कोई भी ट्रायंगल जो होता है ना हमारे यहाँ, वो होता है ये। देखोगे तो कोई भी जो है ना, ये स्क्वायर जो होता है सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे, एक्यूरेटली इसलिए नहीं बन पा रहा है, लेकिन सब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो रहता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। एक और खास पॉइंट है कि ये ग्लोब पे जो फिगर होता है उसको हम पेपर पे एक्यूरेटली नहीं बना पाते हैं। कारण क्या होता है कि पेपर पे जो बनता है वो कोई भी ट्रायंगल का जो होता है वो 60 डिग्री होता है ना, 60 डिग्री होता है, टोटल मिला के 180 डिग्री होता है। बट यहाँ पे कोई भी हम ट्रायंगल बनाएंगे ना, जैसे ये मान लो ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हो एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का जो टोटल वैल्यू होगा वो 90 डिग्री तीनों एंगल होगा इसका। ठीक है, तो इसका क्या होता है? 270 होता है, 270 डिग्री। तो ग्लोब पे कोई भी ट्रायंगल बनता है तो उसका डिग्री होता है तीनों मिला के 270 डिग्री होता है, जबकि हम पेपर पे कभी भी बनाएंगे ट्रायंगल तो उसका वैल्यू टोटल मिला के होता है 180 डिग्री। इस वजह से कोई भी ग्लोब का फिगर जो है वो सही सही हम प्लेन पेपर पे नहीं बना पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और नॉर्थ जो लैटिट्यूड्स हैं वो टोटल कितने होते हैं? 180 होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो बड़ा सर्कल है, क्योंकि वो चारों तरफ से घूम रहा है वो सर्कल। ठीक है, और लैटिट्यूड्स का क्या क्या इसकी विशेषता है कि ये सबके सब एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं। और सबसे बड़ा जो है सर्कल कौन सा होता है? इक्वेटर होता है, जिसके पास जितने भी लैटिट्यूड्स के जो टाइम होते हैं वो इक्वेटर से छोटे होते हैं, जिसमें स्मॉल सर्कल कहते हैं। और जो नॉर्थ पोल के पास में होता है वो एक पॉइंट के रूप में होता है। ठीक है, और जो साथ में जो ये जो इक्वेटर होता है ना, वो क्या होता है? वो पूरी तरह पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? साउथ हेमिस्फीयर। तो ये दो पार्ट में बांटती है, ये इक्वेटर का खासियत है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड्स में क्या होते हैं? ये तो इक्वेटर आप लोग पढ़ लिए। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इनको आपस में मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाते हैं। प्राइम मेरिडियन जो होता है वो सुने होंगे उनका नाम, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्यों बना? क्योंकि ये जितने भी जो जेनेट है हमारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की, ये सबके सब मानव द्वारा बनाए गए हैं। ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है ना, ब्रिटेन में है ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से जो एक लाइन गुजरा ना उसको ब्रिटिश लोग ने प्राइम मेरिडियन के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी प्राइम मेरिडियन हो सकता था, बट चूंकि एक पूरे वर्ल्ड का नक्शा बनाना, पूरे देश में एक ही जैसा होना चाहिए, मैप का एक स्केल होना चाहिए, तो ये इन्होंने प्राइम मेरिडियन को जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की कहाँ से गुजर रहा है? ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजर रहा है। ये कब बना था? 1884 में। 1884 में इसको मान्यता मिला था इस वाले को। ठीक है ना। अब लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 360। 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं।
जो नॉर्थ में इस पार्ट में होगा वो क्या कहलाएगा ईस्ट हेमिस्फीयर, और साउथ में जो वेस्ट में जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है ना। तो और एक चीज देखोगे कि जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ में शिफ्ट हो रहे हैं, वो कैसा होते जा रहा है, वो दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में क्या हो रहा है, डिस्टेंस काफी कम हो रहा है। इक्वेटर के पास में इसका डिस्टेंस बहुत है, जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास में जाते हैं वो डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड्स का कम होते जाता है। कहा जाता है कि 0 डिग्री में जो डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो होते हैं वो 60 डिग्री के पास इसका आधा हो जाता है। दैट मीन्स मान लो कि यहाँ पे 100 किलोमीटर अगर है यहाँ पे दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस, तो ये 60 डिग्री के पास में क्या हो जाएगा, इसका 50 किलोमीटर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जाकर के क्या हो जाएगा 0 डिग्री। दैट मीन्स ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाकर के मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, पूरे पूरे की पूरी पृथ्वी में एक देशांतर के बीच में क्या होता है, एक देशांतर दो जो लॉन्गिट्यूड्स है इसके बीच में ये जो होता है ना डिस्टेंस, एक्यूरेटली डिस्टेंस क्या होता है, तो हम क्या कैसे निकाल सकते हैं। हमको अगर पूरे पृथ्वी का एक इक्वेटर का हमको अगर लेंथ पता हो, है ना, पेरीमीटर पता हो उस पूरे ग्लोब का, तो हम एक लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पूरे के पूरे जो इक्वेटर का जो लेंथ है वो है कितना, 40,075 किलोमीटर है, ये इक्वेटर का डिस्टेंस है। और इस इक्वेटर के डिस्टेंस को पता है आपको कि कितने कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो एक लॉन्गिट्यूड्स का हम लोग डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो एक लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस क्या होगा, वो भी इक्वेटर पे, आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल पे नहीं करना है, इसको इक्वेटर पे, तो इसको 360 से डिवाइड कर देते हैं। 360 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे इक्वेटर पे एक जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे उसका डिस्टेंस आ जाएगा 111.32 किलोमीटर। ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें प्राइम मेरिडियन होता है, प्राइम मेरिडियन इस साइड ईस्ट हेमिस्फीयर, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में वेस्ट हेमिस्फीयर होता है। साथ में प्राइम मेरिडियन जो होते हैं वो इक्वेटर पे जो होता है उसका लेंथ, उसका आधा लेंथ होता है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो लेंथ होता है, डिस्टेंस जो होता है एरिया का, वो होता है जो होता है उसका आधा होता है 60 डिग्री पे, 0 डिग्री पे 0 हो जाता है जाके। और इसका हम दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इक्वेटर पे क्या डिस्टेंस होता है इसके बताने के लिए हम लोग पूरे इक्वेटर का लेंथ ले लेते हैं, जो कि 40,075 किलोमीटर ओरिजिनल है हमारे ग्रुप का, और इसको 360 से डिवाइड कर देते हैं तो 111.32 होता है। अच्छा, ये 60 डिग्री के बीच में दो लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो इसको अगर हम फिर से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा 60 डिग्री के लॉन्गिट्यूड्स के बीच के डिफरेंसेस को बताएगा। ये क्या बता रहे हैं हम, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच के एरिया, और कितना है वो 1 डिग्री के बीच का डिस्टेंस है, वो कितना है 111.32। और हम लोग उसमें कितना पढ़े थे, हम लोग लगभग जो एक लॉन्गिट्यूड्स है, सॉरी लैटिट्यूड्स है, इसके बीच में कितना अंतर था, इसके बीच के अंतर था 110.569 किलोमीटर। ये था, तो आपको समझ में आ गया कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो अंतर है वो है 110.56 किलोमीटर, और दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो अंतर है वो कितना है 111.32। और ये जो है इसका क्या है, इसका चेंज होते रहता है, जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे ये डिफरेंसेस कम होते जाएगा, बट लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स के पास में क्या है कि जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे वो इक्वेटर जो है उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ते जाता है। तो दोनों में अंतर देखिए कि लॉन्गिट्यूड्स में जैसे जैसे नॉर्थ पोल के पास जाएंगे ये डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, घटते जाएगा, लेकिन लैटिट्यूड्स में क्या होता है वो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। तो ये दोनों में अंतर है। अब जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है, ये जो दो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना इसके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं इसको हम लोग कहते हैं गोल। क्या कहते हैं, गोल। ठीक है। और दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो अंतर होता है इसको कहते हैं जोन। ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। इसको हिंदी में कटिबंध कहते हैं, इंग्लिश में इसको और हिंदी में दोनों में इसको गोल कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि गोल किसको कहते हैं और कटिबंध कहते हैं। अच्छा, ग्रिड, भू ग्रिड या जियो ग्रिड क्या होता है, ग्रिड किसको कहते हैं, ग्रिड जो है वो इसी नेट को लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के जो नेट होते हैं ना, नेट मतलब पूरा का पूरा जो जाल बना है जिसको कि हम लोगों ने बनाया है, और इसलिए बनाया है ताकि हम किसी भी जगह को उस पे बहुत आराम से लोकेट, जैसे ग्राफ पेपर पे क्या होता है आप लोग किसी भी चीज़ की तो एक्यूरेसी के साथ बता पाते हो, है ना, इतना सारा वो डिवाइडेड होता है लाइंस में, वैसे ही ग्रिड की वजह से
हम किसी भी देश की किसी भी जगह को के की स्थिति और डायरेक्शन, दो चीज देखो, लोकेशन कि किस लोकेशन में है वो प्लस डायरेक्शन, ये दो चीज को एक्यूरेटली बताता है। तो ये ब्लूप्रिंट इसलिए बनाया गया है। अच्छा जो है वो ये अब आपके जो हो गए ना कंसेप्ट हो गए हैं लॉन्गिट्यूड्स। बेसिकली जो है लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स के बारे में हमको बहुत अच्छे से जानना चाहिए इसकी हर एक चीज़ों को, क्योंकि अगर हम इसका कंसेप्ट ठीक से जानते हैं ना तभी हम इसके बारे में हम जब प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो हमको एक्यूरेटली मज़ा आएगा। मज़ा आएगा इन द सेंस कि हम हर चीज़ को समझ के बनाएंगे, ऐसे ही बना देंगे कि ये लैंग्वेज है ये लैंग्वेज में ये प्रोजेक्शन में क्या होता था। अभी तक हम लोग बस यही सीख रहे थे, लेकिन अब जो है प्रोजेक्शन में थ्योरी पार्ट लाया गया सेमेस्टर 3 में। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चों का कंसेप्ट बेस से क्लियर हो कि प्रोजेक्शन है क्या और ये बनता क्या, बनाने का कारण क्या है और कैसे ये एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें कि स्केल, आप कोई भी मैप बनाते हो तो विदाउट स्केल और विदाउट डायरेक्शन नहीं बनता है। दो स्केल में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्केल। ये स्केल कोई भी मैप बनाने में है ना क्या चाहिए, स्केल चाहिए और हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन मतलब वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में, इसकी आवश्यकता बहुत होती है। तो जैसे मैप हम लोग पढ़े होंगे सेमेस्टर 1 में आप लोग स्केल का, वैसे ही अभी हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोजेक्शन में स्केल क्या होता है। स्केल आपको बताया था इसमें कि पढ़े होंगे RF, हर जगह RF दिया रहता है, इसका भी कंसेप्ट लोगों को बहुत नहीं पता होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है इसका, इसको हम लोग भिन्न प्रतिरूप भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये क्यों होता है, ये बताता ये है कि RF में जो भी इसको लिखते हैं 1:, मान लो 1 लाख है ना, 1:1 लाख है, तो इसमें ये हम बताते हैं कि 1 का जो मापनी है ना, 1 जो है जितना मान लीजिए सेंटीमीटर है, तो ये जो 1 लाख है वो भी सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, RF में हमेशा इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में दिखाते हैं। इसका वर्ड का मतलब समझिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको फ्रैक्शन के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें जब भी फ्रैक्शन में होगा तो ऊपर का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू नीचे का भी होगा। ये नहीं कि हम 1:1 लाख किलोमीटर लिख देंगे, हमेशा जब भी लिखेंगे तो ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये अगर इंच में है तो ये भी इंच में होगा। तो RF का सबसे जब हम पढ़ते हैं तो ये हम लोग सीधे समझ जाएंगे ये फ्रैक्शन में है और दोनों का वैल्यू सेम है। RF की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम जो है ग्लोब, इतने बड़े पृथ्वी को हम कैसे अपने ग्लोब पेपर पे बना सकें, है कि नहीं। तो RF आप लोग स्केल में भी पढ़ोगे, हमेशा क्वेश्चन में कभी भी स्केल नहीं दिया रहेगा आपको, हमेशा RF दिया रहेगा, हमेशा हर इसमें। अच्छा, अब जो है RF क्या, जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमको बनाना क्या होता है, जो हमको प्रोजेक्शन बनाना होता है, तो हमको किस चीज़ का प्रोजेक्शन क्या बनाना है, हमको एक अर्थ का, एक ग्लोब का हमको फिगर आउट करना है। ठीक है, तो अर्थ का फिगर आउट करना है, इसके लिए किसी भी चीज़, किसी भी सर्कल का क्या होता है, एक रेडियस होता है, एक रेडियस होता है। ठीक है, तो ये जो रेडियस है इसका हर जगह आर का आपको जरूरत पड़ेगा, रेडियस की जरूरत पड़ेगी हर क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि हमको पूरे ग्लोब का मैप बनाना है, इसलिए हमको रेडियस एक सर्कल का चाहिए। तो इसमें जो है पूरे ओरिजिनल पृथ्वी का जो रेडियस है वो क्या है, जो पृथ्वी का जो रेडियस है वो है, जो अर्थ का रेडियस है वो है ओरिजिनली 63675,775,000 किलोमीटर। ठीक है, 6367750,000, इसका ये है 63 करोड़, 63 करोड़ 67,75,000 किलोमीटर हमारा एक्यूरेट है। बट चूंकि क्वेश्चन हम जब बनाते प्रोजेक्शन में तो थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए इसको लोगों ने स्टैंडर्ड एक बना दिया है, वो है 635,000,000। ये हम लोगों ने एक बनाया है, इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। 63 करोड़ 50 लाख है ना, इस पे हम
लोग ताकि कैलकुलेशन में सुविधा हो। तो अब जो है कोई भी हम लोग को अगर क्वेश्चन दिया रहेगा आरएफ, है ना, तो आरएफ दिया रहेगा तो हम लोग आरएफ जैसा मान लो दिया हुआ है 1:125000000, है ना, 60 इतना अगर दिया है, दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना 12 करोड़ 50 लाख 1:12 करोड़ 50 लाख को हम किसमें पेपर पे शो कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर पे। ये आरएफ का ये मतलब हुआ और दिया है कि हमारा ओरिजिनली जो है अर्थ का जो रेडियस है वो 63 करोड़ 50 लाख है, ठीक है, बट आरएफ जो दिया है वो दिया है 125, है ना, कितना 12 करोड़ 50 लाख, ये हमारा दिया है आरएफ में इतना सेंटीमीटर। ये स्केल है हमारा 1:2। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है कि 12 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर जो है वो हम इस पेपर पे जो प्रोजेक्शन बनाएंगे उसमें उस 12 लाख 50 करोड़ को हम 1 सेंटीमीटर पे शो करेंगे, ठीक है। ये आप लोग एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि आरएफ का मतलब क्या होता है, इतना सेंटीमीटर को हम पेपर के 1 सेंटीमीटर पे शो करना है। तो अब हमको चूंकि ये हमारा इसको क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ग्लोब है, इसको हमको पेपर पे बनाना है तो हमको इसको छोटा करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्यूरेट जो है पेपर पे जो बनाने वाला जो रेडियस है वो निकल जाएगा। इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं तो फिर हमारा वैल्यू जो आ जाता है वो है 5.08 सेंटीमीटर। कितना आता है, 5.08 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि ऐसे क्यों हम काट दिए, ठीक है, कुछ बच्चों को ये भी समझ में नहीं आया कि भाई ये हम कहाँ से क्यों निकाल दिए। तो आप यूनिटरी मेथड में जा सकते हो। हम लोग क्या कह रहे हैं, कह ये रहे हैं कि 12 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर को हमको किस पे दिखाना है, 1 सेंटीमीटर में दिखाना है पेपर पे, ठीक है। तो हम लोग यूनिटरी मेथड में जाकर के आपको बता देते हैं, ये इसमें भी कंसेप्ट आपका होना चाहिए कि भाई ये कैसे आ गया, है ना। तो ये है, जैसे मान लो हम लोग यूनिटरी मेथड से जाते हैं तो क्या कहेंगे कि 1 2 5 60, देखो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा ना, 60 को हम किस पे दिखा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर पे पेपर पे शो करना है, ठीक है, इतना 1 सेंटीमीटर पे शो करना। तो इतना सेंटीमीटर इक्वल टू इतने सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 125 पे 60 डाल दो आप, ठीक है, ठीक है। अब निकालना हमको किसका है, हमको निकालना है अर्थ का रेडियस जो कितना है 365.60, है ना। इसका हमको ये निकालना है, रियल में इसका हमको रेडियस निकालना है पेपर पे। तो इतना का क्या होगा वैल्यू, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 635, ये हो गया। अब इतना जो हो गया वो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5.08 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत है, इतने किलो सेंटीमीटर को हमको पेपर पे किस पे शो करना है, 1 सेंटीमीटर पे। तो 1 सेंटीमीटर को 1/1250 ना, तो फिर एक्यूरेटली को किसको शो करना है, फाइनली हम लोग को अर्थ के रेडियस को शो करना है। तो अर्थ का रेडियस हमारा पेपर पे कितना होगा, अर्थ का रेडियस हमारा पेपर पे 5.08 सेंटीमीटर होगा। इस ढंग से ये जो है प्रोजेक्शन का आपको बेसिक कंसेप्ट मिला है कि प्रोजेक्शन होता क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसकी आवश्यकता क्या है, इसमें इसके मेरिट है ना, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लॉटिट्यूड्स क्या है, बोर क्या है, जोन क्या है, ग्रिड क्या है। और एक्यूरेटली जो है आप एक नया चीज़ सीखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। ये निकालने का आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और हमको प्रोजेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि पता है कि कोई भी मैप को बनाने में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, करेक्ट, क्या क्या चीज़ हमको करेक्ट दिखाना है। हमको तो एक कम से कम शेप सही होना चाहिए, शेप सही होना चाहिए, एरिया सही होना चाहिए। अगर किसी कंट्री का एरिया हम गड़बड़ दिखा दिए, मान लो कम दिखा दिए, तब तो मार पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो हमको कोई भी जो मैप बनाते हैं उसमें हमारा स्पेसिफिकली 3 क्राइटेरिया जो है मैप आउट होना चाहिए। पहला है कि हमारा एरिया सही होना चाहिए, दूसरा क्या है हमारा शेप सही होना चाहिए,
ठीक है। तीसरा क्या है, हमारा डायरेक्शन सही होना चाहिए। ये तीन बेसिक जो है किसी भी मैप का, अगर आपकी शेप ही आपको नहीं, मान लो इंडिया का शेप कुछ और बढ़िया, एरिया सही है, ठीक है, एरिया हमको दे दिए उतना, लेकिन अगर शेप इसका बिगड़ेगा पहचान पाएंगे इंडिया को? नहीं पहचान पाएंगे। बल्कि हमारा भी अगर शेप बदल जाएगा और एरिया, तो फिर क्या होगा, हम लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे। तो रेशियो सही होना चाहिए, इसके लिए हमको ये भी कोई भी, और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कोई भी कंट्री, वो पता होना चाहिए। अभी तक जो है, चूंकि आपको बताया था कि ग्लोब और मैप में क्या फर्क है। जो ट्रायंगल बनता है वो जो ग्लोब पे बनता है वो सबके सब 90 डिग्री का बनता है, 270 डिग्री हो जाता है, जबकि पेपर पे कितना बनता है, 180 बनता है। पेपर पे 180 बनेगा और वही ग्लोब पे जो है वो 270 डिग्री बन जाता है। तो इस वजह से ग्लोब के चीज़ों को हम पेपर पे सही उतार ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लो कि एक संतरा है, संतरा का ऊपरी और निचली पार्ट फ्लैट होता है, आप उसको तोड़ के चाहोगे कि फ्लैट और जुड़ा भी रहे और वो फ्लैट हो जाए, तो ये पॉसिबल है? वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से जो होता है ना कि कोई भी ग्लोब का मैप जो होता है, जो ओरिजिनल हमारे पृथ्वी पे जो मैप है, वो किसी भी फ्लैट पेपर पे सही हो ही नहीं सकता है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं बना है। ये ज्योमेट्री मेथड से हम लोग बनाते हैं, अभी तक ऐसा नहीं बना है कि तीनों चीज सही हो सके। कोई ना कोई अगर एरिया सही होगा तो थोड़ा थोड़ा सेम मिल देगा। डायरेक्शन लगभग लगभग सब में सही होता है, लेकिन एरिया और शेप में हमेशा दिक्कत होता है। बट फिर भी इसे प्रोजेक्शन को लाया गया है, सिंपल फ्लैट नहीं बना करके प्रोजेक्शन के माध्यम से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कर्व बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि वैसे ही पेपर पे भी कर्व बने और वैसे ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बीच में जो अंतर में, जो रियल ग्लोब पे जो अंतर है, ये गैप में 1 डिग्री पे जो अंतर है, वो एक्यूरेसी हमारे पेपर पे भी रह सके, इसलिए कोशिश किया जा रहा है कि प्रोजेक्शन बनाया जाता है। दूसरी बात है कि प्रोजेक्शन जो बनाया जाता है वो अलग अलग पर्पज से होता है। अब जैसे यातायात करने गए तो उसके लिए है ना, समुद्र का होता है। फिर जैसे मान लो कभी जमीन पे ही कोई सेना को चलना हो, है ना, युद्ध के लिए, उसका एक अलग पर्पज होता है। कोई भी जो है ना वो ट्रैवलिंग जो टूरिज्म होते हैं उसके लिए एक अलग पर्पस होता है। तो हर एक अलग अलग पर्पस के लिए हम अलग अलग प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो किस प्रोजेक्शन में, किस मैप में हमको क्या एक्यूरेट चाहिए, हमको किसी में लीनियर एक्यूरेट चाहिए, किसी में हमको एकदम प्रायोरिटी मिली रहेगी, किसी में एक्यूरेट चाहिए। तो ये सारी प्रायोरिटी के हिसाब से हम अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शंस को बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका, उसमें हम ये बताएंगे कि प्रोजेक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं और प्रोजेक्शन के पूरे टाइप्स में जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो कौन से प्रोजेक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो ज्योग्राफर्स है वो अलग अलग प्रोजेक्शन का भी को बनाया है और आज के डेट में भी जो है इन्वेंशन चल रहा है। और प्रोजेक्शन जो है ना वो एक आर्थमेटिक कैलकुलेशन से बनता है, मैथमेटिकल बनता है, और एक दूसरा जो ज्योमेट्रिकल मेथड से। तो हमारे ज्योग्राफी में जो है वो ज्योमेट्रिक मेथड से ही हम लोग इसको बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका जो है ना टाइप्स बता देंगे और टाइप्स बता करके फिर उसका पूरे बारे में पूरा डिटेल कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।